बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 12। और आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 2 की जो एक्सरसाइज है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये हमारे पास जो है इसकी समरी है, तो पहले हम ज़रा इसको देख लेते हैं। जिस तरह से आप जानते हैं कि पहले ये समरी में हमारे पास जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। तो जिस तरह से ये हमें जो है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बिल्ट इन फंक्शंस और इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस क्या होते हैं। इस तरह से ये हमें प्रिंट एफ के बारे में बताया गया है, इसकी शॉर्टकट डेफिनेशन है। और इसके बाद ये हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ठीक है ना, यानी कि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर। और उसके बाद ये स्कैन एफ है और गेट सी एच की डेफिनेशन है। स्टेटमेंट टर्मिनेटर क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। तो इसके बाद हमारे पास ये एक एस्केप सीक्वेंस की डेफिनेशन है और ये नीचे भी दी गई है, लेकिन बेहतर है कि आप इसको ही क्लियर करें। और ये नीचे भी कुछ बताया गया है। और यहाँ पर जो एस्केप सीक्वेंस है वो स्लैश एन और मल्टी लाइन्स की बात हो रही है, और यहाँ पर स्लैश टी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये कुछ बेसिक ऑपरेटर्स हैं, उनकी डेफिनेशंस है। और इसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं उसकी भी डेफिनेशन ये वाली है। और अगले पेज पर ये मॉडुलस ऑपरेटर के बारे में बताया गया है, रिलेशंस ऑपरेटर के बारे में बताया गया है। इस तरह से ये लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में बताया गया है। और इसके बाद हमें जो है वो लॉजिकल एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, और यहाँ पर नीचे जो है वो नॉट ऑपरेटर के बारे में बताया गया है। और इस तरह से ये शॉर्ट सर्किट्स के बारे में बताया गया है। और इसके बाद ही हमारे पास अगले जो तीन हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं, जिस तरह से यूनरी है, बाइनरी है और ट्राइनरी है, इसके बारे में बताया गया है। और इसके बाद हमें प्रेसिडेंस के बारे में बताया गया है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो इसके बाद हमारे पास ये कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो इसको हम ज़रा देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि प्रिंट एफ इज़ यूज टू प्रिंट, कौन सी डाटा टाइप को ये प्रिंट करता है? इंट, फ्लॉट, करैक्टर, और ये सभी को ही जो है ना वो प्रिंट करता है। और स्कैन एफ जो है ये हमारे पास जो है ना वो एक प्रोग्राम सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में एक कीवर्ड है, ठीक है। और गेट सी एच इज़ यूज टू टेक एज अ इनपुट फ्राम यूज़र्स, इंट, फ्लॉट, करैक्टर, ये सभी जो है ना वो गेट सी एच फंक्शन में इस्तेमाल होते हैं। और उसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन है कि लेट द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कोड, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए आफ्टर एग्जीक्यूशन, के एग्जीक्यूशन होने के बाद ए की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। तो ये हमारे पास एक पीस ऑफ कोड है, तो इसको भी हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास है इंट ए, ये हमारे पास इंटीजर ए है। और उसके बाद हमारे पास फ्लॉट जो है वो बी है। ए के अंदर हमारे पास 4 स्टोर है और बी के अंदर 2.2 स्टोर है। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर हम ए और बी को मल्टीप्लाई करें तो जवाब हमारे पास क्या आएगा। अब आप देखें कि जो ए की जो हमारी डाटा टाइप है वो इंटीजर है, ठीक है ना। तो जवाब हमारा जो है ना वो डेफिनेटली इंटीजर में ही आएगा, ठीक है। और ये आपको पता है कि यहाँ पर भी पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पर भी लगा हुआ है और यहाँ पर भी लगा हुआ है, तो ये जो है ये गलत है। और इसके बाद हम ये अगली स्टेटमेंट देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड लाइन फॉर कोड, कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास ठीक लिखी हुई है। तो इसको देखें तो ये लिखा हुआ है इंट इज़ इक्वल टू 20, मतलब यहाँ पर तो वेरिएबल लिखा हुआ ही नहीं है। और यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रेड इज़ इक्वल टू सिंगल कॉमा ए सिंगल कॉमा और सेमी कॉलन, मतलब ये हमारी ठीक स्टेटमेंट है। और इसमें देखें ये ज़्यादा लिखा हुआ है और नॉन ऑफ दैम, तो मतलब ये हो ही नहीं सकता। और इसके बाद हम अगला देखते हैं ज़रा क्वेश्चन, विच ऑपरेटर हैज़ द हाईएस्ट प्रेसिडेंस अमंग द फॉलोइंग, के नीचे जो आपको ऑपरेटर्स दिए गए हैं इनमें से हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसकी है। तो हम जानते हैं कि छोटी ब्रैकेट के बाद जो है वो हमारे पास नॉट ऑपरेटर आता है। तो इसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉट अ टाइप ऑफ ऑपरेटर, कि इसमें से कौन सी जो टाइप है वो ऑपरेटर की नहीं है। अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशन ऑपरेटर, चेक ऑपरेटर। जी हाँ, ये जो है ये हमारी कोई भी टाइप नहीं है ऑपरेटर की। तो इसके बाद ज़रा देखें, द ऑपरेटर परसेंटेज या मॉडुलस ऑपरेटर इज़ यूज टू कैलकुलेट रिमाइंडर, ठीक है, ये इजी सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड करैक्टर, तो इनमें से कौन सा है वो वैलिड करैक्टर है। यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास ज़्यादा वर्ड है, और जो है करैक्टर में ये डबल कॉमा नहीं आता। और ये देखें ये 9, ये हमारे पास ठीक है, क्योंकि इसको एज अ करैक्टर वेरिएबल जो है ना अब इस्तेमाल किया जा रहा है 9 को। व्हाट इज़ द ट्रू अबाउट सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज के मतलब क्या ठीक है।
तो सी इज़ नॉट केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ये गलत है। कीवर्ड कैन बी यूज एज अ वेरिएबल नेम, जी हाँ ये भी गलत है। ऑल लॉजिकल ऑपरेटर्स आर बाइनरी ऑपरेटर्स, जितने भी हमारे लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं वो बाइनरी ऑपरेटर होते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि जो नॉट ऑपरेटर होता है वो बाइनरी ऑपरेटर नहीं होता। तो इसका आंसर जो है नन ऑफ देम है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ट्रू एंड फॉल्स हैं, तो इसको भी हम ज़रा देख लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी स्टोर्ड बाई एन इंटीजर इज़ 32,000, तो ये फॉल्स है। द फॉर्मेट स्पेसिफायर बिगन विद मॉडुलस साइन, जी हाँ बिल्कुल ठीक है ये, कि हमारा जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो मॉडुलस ऑपरेटर या परसेंटेज के ऑपरेटर से शुरू होता है। प्रेसिडेंस ऑफ डिवीजन ऑपरेटर इज़ ग्रेटर दैन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, कि वो कह रहा है कि जो प्रेसिडेंस होती है या हमीयत जो होती है वो डिवीजन ऑपरेटर की मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर से ज़्यादा होती है, ये गलत है, क्योंकि हमने देखा था कि मॉडुलस ऑपरेटर, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन इन सारों की जो प्रेसिडेंस होती है वो सेम होती है, तो हम कह सकते हैं कि ये फॉल्स है। तो गेट्स इट्स यूज टू टेक ऑल टाइप ऑफ डाटा इनपुट फ्रॉम द यूज़र, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ये हमने ऊपर भी हमने देखा था, तो ये ट्रू है। स्कैन एफ इज़ यूज फॉर आउटपुट ऑपरेशन, तो ये हमारे पास गलत है, क्योंकि ये हमारे पास इनपुट ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होता है। और इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफ़ाइन द फॉलोइंग, कि इनकी आप तारीफ़ करें, मतलब ये 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो पहले सबसे पहले है स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो स्टेटमेंट टर्मिनेटर की अभी हमने ऊपर जो है वो समरी में एक डेफिनेशन देखी है, स्टेटमेंट की टर्मिनेटर की जो है ना ये डेफिनेशन है, जो कि हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। और इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो है फॉर्मेट स्पेसिफायर, कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है। इसकी भी अभी हमने यहाँ पर डेफिनेशन देखी है फॉर्मेट स्पेसिफायर की, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर की डेफिनेशन है, ठीक है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, एस्केप सीक्वेंस, तो इसको भी अभी हमने देखा है। तो ये हमारे पास एस्केप सीक्वेंस की डेफिनेशन है, आप सिर्फ यही वाली याद कर लें, यही काफ़ी है। और इसके बाद हमारा क्वेश्चन है स्कैन एफ के बारे में, तो इसको भी आई थिंक हमने यहाँ पर अभी देखा है कि स्कैन एफ क्या होता है, ये देखें, ये हमारे पास इसकी जो है वो डेफिनेशन है स्कैन एफ की, ठीक है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है मॉडुलस ऑपरेटर का, तो ये हमने मॉडुलस ऑपरेटर को भी अभी हमने यहाँ पर देखा था, ये देखें, ये हमारा क्वेश्चन जो है ये मॉडुलस ऑपरेटर का है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी यहाँ पर सॉल्व हो गया। तो अब हम जो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रीफली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसको हम ज़रा देखते हैं। और अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका जो है वो मैक्सिमम मार्क्स का हो सकता है, 5 नंबर का, 10 नंबर का, इस तरह के ये क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इसको आपने कोशिश करना, जितना आपको याद है वो सारा ही आपने यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्कैन एफ एंड गेट सी एच, कि स्कैन एफ और गेट सी एच में क्या फ़र्क है। तो ये हमारे पास जो है वो गेट सी एच का फंक्शन है, ये सारा जो है वो इसमें बताया गया है गेट सी एच में, ये आपने जो है ना वो यहाँ पर लिखना है गेट सी एच की हेडिंग देकर। तो इसके बाद स्कैन एफ की बात हो रही थी, तो ये देखें ये हमारे पास स्कैन एफ का क्वेश्चन है, और आपने इसको यहाँ तक जो है ना वो इस तरह से कर लेना है। अगर आप इसके साथ एग्जांपल लगा दें तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला फंक्शन है हमारे पास, विच फंक्शन ऑफ सी लैंग्वेज इज़ यूज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन द स्क्रीन, कि कौन सा सी का ऐसा फंक्शन है जो कि स्क्रीन पर आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए जो है ना वो इस्तेमाल होता है। तो हम जानते हैं कि वो प्रिंट एफ फंक्शन है। तो अब हम ज़रा ये प्रिंट एफ फंक्शन को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हमें वो प्रिंट एफ फंक्शन जो है ना वो दिया गया है, और ये क्वेश्चन एक ही है, तो आप इसके अंदर जो है ना वो एग्ज़ाम्पल को जो है ना वो लाजमी पुट करें, और इस क्वेश्चन को आप यहाँ तक जो है ना वो लिखें, यहाँ तक, ठीक है ना, क्योंकि ये एक ही क्वेश्चन है और ये आलमोस्ट 5 से 10 नंबर का हो सकता है। तो इतना क्वेश्चन आपने उस पर लिखना है जब आपको ये क्वेश्चन आ जाए। तो इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है,
वाई फॉर्मेट स्पेसिफायर आर इम्पोर्टेंट टू बी स्पेसिफाइड इन आई ऑपरेशंस, कि जो हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं वो क्यों ज़रूरी होते हैं हमारे आई ऑपरेशंस में। तो इसका क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं कि इसका आंसर कहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है फॉर्मेट स्पेसिफायर का। तो ये क्वेश्चन जो है आपने ये आलमोस्ट सारा ही करना है, क्योंकि ये 10 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। तो इसलिए आप ये कोशिश करें कि ये जो क्वेश्चन है आप ये सारा वाला ही करें, और इसमें ये टेबल भी आप लाजमी ड्रा करें, और इसको आप यहाँ तक ये क्वेश्चन जो है ना वो आपने करना है, ठीक है। तो इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर एस्केप सीक्वेंस, हाउ डू वी नीड दैम, वाई डू वी नीड दैम, कि एस्केप सीक्वेंस क्या होते हैं और हमें उनकी क्यों ज़रूरत होती है। तो ये क्वेश्चन भी हम अभी देख लेते हैं ज़रा कि इसका आंसर कहाँ पे है। तो ये हमारे पास जो है वो एस्केप सीक्वेंस का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपने ये पर्पज़ वाली स्टेटमेंट जो है ये सारी ये भी आपने करनी है, और इसके बाद ये फॉर्मेशन ऑफ एस्केप सीक्वेंस, और ये वाला भी पैरा आप साथ लगा ले, ताकि आपके जो 10 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो इसमें से आपको मैक्सिमम नंबर मिल सकें। तो इसके बाद हम अपना ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑपरेटर्स आर यूज्ड फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस, कि कौन से ऑपरेटर जो हैं वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का, ये वही वाला क्वेश्चन है। तो इसको भी हम ज़रा देख लेते हैं। तो ये हमारा वो क्वेश्चन है। तो आप जस्ट जो है ना ये इसको इतना ही याद करें, ये इतना काफ़ी है, ठीक है। तो इसमें ये देखें डिवीजन के बारे में बता रहा है, मल्टीप्लिकेशन के बारे में बता रहा है, एडिशन, सब्ट्रैक्शंस और मॉडुलस ऑपरेटर, ये सारे जो है ना वो यहाँ पर आ गए हैं। अगर आप इसको मज़ीद एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आप ये जो डिवीजन की आपके पास एक डेफिनेशन है जो यहाँ से यहाँ तक हो रही है, इस तरह से ही जो है ये एग्जांपल बेशक आप रहने दें, नो प्रॉब्लम। और इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशंस को भी आप देख लें, इसकी भी डेफिनेशन देख लें, और इस तरह से ये एडिशन के भी आप जो है वो डेफिनेशन देख लें, और इसके साथ ये सब्ट्रैक्शंस की भी देख लें, और ये मॉडुलस ऑपरेटर की भी आप देख लें, और ये इसको आपने यहाँ तक आपने करना है, ठीक है। तो इसके बाद हम ज़रा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर रिलेशंस ऑपरेटर्स, डिस्क्राइब विद एन एग्जांपल, कि जो रिलेशन ऑपरेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनको आप एक एग्जांपल के साथ वाज़ा करें। तो ये क्वेश्चन वहाँ पर जो है वो नीचे दिया हुआ है, इसको भी हम उधर से देख लेते हैं रिलेशन ऑपरेटर्स का। तो ये देखें ये हमारे पास एक रिलेशन ऑपरेटर का क्वेश्चन है जिसका आंसर यहाँ पर दिया गया है, और इसके अलावा जो है वो हमसे कह रहा था कि आप जो है वो हमें कोई एग्जांपल दें। तो ये क्वेश्चन तो है जो है आपने ये ऐसे ही करना है, और ये टेबल का जो मीनिंग है इसको आपने, टेबल का जो वर्ड है इसको आपने यहाँ से निकाल देना है, और ये आपने यहाँ तक करना है, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको कोई एग्जांपल देनी है तो ये आप कोई भी इनमें से 2-4 एग्जांपल जो हैं वो लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन उसके नीचे ही है, डिस्क्राइब विद एन एग्जांपल, इसको भी आप जो है वो एक मिसाल देकर वाज़ा करें। तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा देता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर्स वाला। तो ये क्वेश्चन है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर वाला। तो ये क्वेश्चन इतना तो आपने मस्ट ही करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपने मस्ट ही करना है। और उसके बाद अगर आपको एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर जो है ना वो लॉजिकल ऑपरेटर की एग्जांपल्स दी हुई हैं, आप इनमें से 2-4 एग्जांपल जो हैं वो इसके साथ अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनिरी ऑपरेटर्स एंड बाइनरी ऑपरेटर्स। तो ये यूनिरी ऑपरेटर्स की डेफिनेशंस और बाइनरी ऑपरेटर की जो डेफिनेशंस है वो आपने वहाँ पर लिखनी है। तो इसका भी आंसर हम देख लेते हैं ऊपर जाके। तो ये देखें ये हमारे पास यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर का जो है ना वो क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर दिया गया है, सिर्फ इतना ही आपने करना है। तो इसमें यूनरी ऑपरेटर्स की भी बात हो जाएगी और साथ बाइनरी ऑपरेटर्स की भी हो जाएगी, और ऊपर आपने ये भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेना है। तो इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन
इक्वल टू ऑपरेटर्स एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये भी क्वेश्चन हमने ऊपर देखा हुआ है, तो मैं आपको दोबारा भी दिखा देता हूँ। तो ये देखें, इसका ये हमारे पास आंसर है असाइनमेंट ऑपरेटर का और इक्वल टू ऑपरेटर का। तो ये आपने इतना ही करना है, ठीक है। ये मैं लाइन लगा रहा हूँ, यहाँ पे सर्कल कर रहा हूँ, तो ये आपने सारा ही करना है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि व्हाट इज़ मीन बाय प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स, के जो ऑपरेटर्स होते हैं उनकी अहमियत से क्या मुराद है। विच ऑपरेटर हैज़ द हाईएस्ट प्रेसिडेंस इन सी लैंग्वेज। तो इसके दो पार्ट हैं, एक तो हमारे पास ये है और दूसरा हमने ये बताना है कि किस ऑपरेटर की जो है ना वो हाईएस्ट प्रेसिडेंस है सी लैंग्वेज में। तो ये देखें हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसको आपने यहीं से स्टार्ट करना है और ये टेबल वाला जो वर्ड है ये आप निकाल देंगे और इसको आपने यहाँ तक आपने इसको हल करना है। और दूसरा क्वेश्चन था कि सबसे ज़्यादा जो प्रेसिडेंस है वो किसकी हाई है, तो वो हमारा उसके नीचे आपने ये चीज़ लिखनी है कि जो स्मॉल पेरेंथेसिस होती है उसकी प्रेसिडेंस सबसे हाई होती है, ठीक है। ये सिर्फ इतना ही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बता रहा है कि आपको जो है वो नीचे कुछ कोड दिया गया है और आपने इसकी आउटपुट बतानी है। तो इसके हम आउटपुट ज़रा देख लेते हैं कि ये देखें हमारे पास x जो है वो 2 है और y जो है वो 3 है और z जो है हमारे पास 6 है। और उसने 3 वेरिएबल जो है ना इंटीजर के बनाए हुए हैं, एक आंस 1 है, आंस 2 और आंस 3। तो अब वो कह रहा है कि आंस 1 इज़ इक्वल टू एक्स को डिवाइड करो z पे और मल्टीप्लाई करो विद y के साथ। तो हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि मल्टीप्लाई और डिवीजन की जो प्रेसिडेंस है वो सेम है। तो अब हम इस क्वेश्चन को किस तरह हल करेंगे, इस तरफ से। तो अगर हम इस तरफ से हल करेंगे तो सबसे पहले हमने x और y का जो है x और z का जो है हमने मल्टीप्लाई करना है। तो इसका कोई आंसर आएगा, मतलब हम क्या करेंगे कि ये x है और ये z है, तो हम इसको इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसका जो आंसर आएगा उसको आपने ये 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो इस तरह से ये आपकी आउटपुट 1 बन जाएगी और ये हमारे पास इंटीजर है, मतलब जो आप हमारा इशारिये में नहीं आएगा। इस तरह से ये हमारे पास है ये y प्लस जी डिवाइडेड बाई y मल्टीप्लाई विथ 2। तो अब आप देखें कि इसको हमने कैसे हल करना है। तो हम जानते हैं कि डिवाइड और मल्टीप्लाई की जो प्रेसिडेंस है वो डिवीजन वो प्लस से हाई है और इसके साथ जो डिवाइड और मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस जो है वो सेम है। तो हम इसको इस तरफ से हल करेंगे। तो सबसे पहले हम z को डिवाइड करेंगे y पर और इसका जो आंसर होगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और इन दोनों का जवाब होगा उसमें हम y को जमा कर देंगे। तो इस तरह से ये भी आपका हल हो जाएगा। और इस तरह से ये हमारे पास है z डिवाइडेड बाई x और प्लस है हमारे पास x मल्टीप्लाई विद y। अब वही तरीकाकार है कि हमने इसको इस तरफ से हल करना है और उसके लिए हम z को जो है वो डिवाइड करेंगे x पर और उसके बाद तो इसके लिए पहले हमारे पास स्टेप ये होगा और उसके बाद हमारा स्टेप ये होगा और जो इन दोनों का जवाब आएगा उसको हम जो है बाद में जमा कर देंगे। तो ये आप छोटी सी कैलकुलेशन है, इसको आप मैन्युअली भी कर सकते हैं और मैंने तरीकाकार आपको बता दिया कि ये किस तरह से काम करेगा। तो उसके बाद जो आंस 1 का आंसर जो होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, ये हमारे देखें इंटीजर है और आंस 2 का जो डाटा फॉर्मेट है वो ये है और उसके बाद इसका ये आंसर आ जाएगा और थर्ड का ये है और ये है। तो इस तरह से आपको इसकी आउटपुट मिल जाएगी। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें कि वो बता रहा है कि पहले जो है वो डबल एन लिखा जाएगा, ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर डबल एन लिखा जाएगा और उसके बाद देखें स्लैश एन है, मतलब 2 लाइंस जो हैं यहाँ से स्किप हो जाएंगी और उसके बाद देखें कि ये जो है 3 एन जो है ना वो लगेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये वाले। और उसके बाद फिर एक स्लैश एन है, मतलब एक हमें लाइन फिर मिल जाएगी और उसके बाद फिर एक एन प्रिंट होगा और उसके बाद ये देखें एक फिर लाइन मिलेगी और स्लैश और उसके साथ जो है हमें नीचे जो है वो टी लिखा जाएगा और आखिर में जो है वो स्लैश टैब है, मतलब हमारा कर्सर जो है वो यहाँ पर जाकर शो होगा थोड़ा सा आगे जाके। तो ये जो है इस लाइन की आउटपुट है और इस लाइन की आउटपुट भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये डबल एन लगा हुआ है तो ये डबल एन आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास जो है वो फॉरवर्ड स्लैश है, ठीक है, ये बैक स्लैश नहीं है, ये फॉरवर्ड स्लैश है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही प्रिंट होगा, एस्केप टर्मिनल नहीं है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर स्लैश एन ही होगा
और उसके बाद ये वाला n जो है, दो वाले n, ये वाला जो दो n है ये यहाँ पर फिर प्रिंट होंगे साथ ऐसे ही। और उसके बाद ये देखें स्लैश n ये साथ ऐसे ही आ जाएगा और ये स्लैश n जो है ये एक नई लाइन बना देगा। ठीक है, तो उसके बाद हम इस प्रोग्राम के आउटपुट देखें तो देखें वो कह रहा है कि हमारे पास इंट a इज़ इक्वल टू 4 और b को उसने किसी भी के साथ इनिशलाइज नहीं किया हुआ, और फ्लॉट का उसने कहा हुआ कि c इज़ इक्वल टू 2.3। ठीक है, तो यहाँ पर वो कह रहा है कि b इज़ इक्वल टू c मल्टीप्लाई विद a। अब b जो है ये हमारे पास एक इंटीजर है, मतलब इन दोनों का जो जवाब है वो मल्टीप्लाई होके एज आ इंटीजर ही हमारे पास आएगा, और इसका जो जवाब है वो बी में आएगा। और बी को आप देख सकते हैं कि ये एक इंटीजर है, और यहाँ पर आप फॉर्मेट स्पेसिफायर को भी दे सकते हैं। तो ये जवाब जो है हमारा इंट वेरिएबल में आएगा। तो उसके बाद हमारा पास अगला क्वेश्चन है कि ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन दी गई है, वो बता रहा है कि इसका जवाब क्या आएगा। तो यहाँ पर पूरी एक्सप्रेशन में प्रेसिडेंस किस ऑपरेटर की हाई है। तो यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो है वो एक छोटी ब्रैकेट लगी हुई है, तो पहले ये वाला एरिया हल होगा। ये हल होने के बाद आप जानते हैं कि मॉडुलर ऑपरेटर हो, डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो, इनकी प्रेसिडेंस सेम होती है। तो लेफ़्ट साइड पे देखा जाएगा कि कौन सबसे पहले है, तो उसके बाद हम इस एरिया को हल करेंगे। जब ये एरिया हल हो जाएगा और ये हो जाएगा तो उसके बाद हम फिर लेफ़्ट साइड पे ही रहेंगे, और उसके बाद हम डिवाइड को हल करेंगे। जब ये डिवाइड हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास प्लस और मॉडुलस ऑपरेटर रह जाएगा, और मॉडुलस ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंस है वो प्लस से हाई है। तो नेक्स्ट स्टेप पर हम इसका जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा वो हम कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद हमारे पास यहाँ से जो नंबर आएगा और यहाँ से जो नंबर आएगा उन दोनों को हमने प्लस कर देना है। ठीक है, और उसके बाद उसका जवाब जो है हमारे पास यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें भी हमसे जो है ना वो कुछ पूछा गया है। तो इसमें हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन दी गई हैं जिसमें एंड और का इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें सबसे पहले जो है वो जो दरमियान सबसे पहले जो है ये छोटी ब्रैकेट्स को हल किया जाएगा, और उसके बाद इसको हल किया जाएगा, और उसके बाद फिर इसको हल किया जाएगा। तो एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंस है वो सेम ही होती है। तो लेफ़्ट साइड से ये चेक किया जाएगा, पहले जो है वो इस ऑपरेटर को हल किया जाएगा और बाद में इसको हल किया जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है ना वो यहाँ पर पूरा हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि आइडेंटिफाई द एरर्स इन द फॉलोइंग कोड, कि इस जो ये जो नीचे कोड लिखा जा रहा है इसमें कुछ एरर हैं वो ज़रा आप तलाश करें। तो चलें जी हम तलाश करते हैं ज़रा इसमें कौन कौन से एरर है। तो यहाँ पर पहली लाइन लिखे हमारे पास इंट ए वाओ बी इज़ इक्वल टू 13 और बी इज़ इक्वल टू ए मॉडुलस 2। तो यहाँ पर क्या गलती है बोला? यहाँ पर गलती ये है कि ए के अंदर तो कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं है। ठीक है, तो फिर ये मॉडुलस जो है वो कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, इसमें ये गलती है। नेक्स्ट कोड को देखते हैं हम। तो नेक्स्ट कोड है हमारे पास के इंट ए बी सी, और यहाँ पर क्या गया, और यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंट एफ एंटर फर्स्ट नंबर, और वो इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और ए इसमें स्टोर हो जाएगा। वेरी गुड। और इस तरह से ये प्रिंट एफ है हमारे पास सेकंड नंबर, और ये भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। लेकिन थर्ड लाइन पे देखें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि a प्लस बी इज़ इक्वल टू सी। ये गलत स्टेटमेंट है। सही स्टेटमेंट क्या होगी? c इज़ इक्वल टू a प्लस बी, ये सही स्टेटमेंट है। और उसके बाद आप ये ज़रा नीचे देखें तो यहाँ पर जो है ना वो बड़ी ब्रैकेट लगी हुई है, जबकि हर कोड के आखिर में दरमियानी ब्रैकेट होती है, यही जो है ना वो इस्तेमाल होती है, या फ्लावर ब्रैकेट भी इसको हम बोल लेते हैं। तो उसके बाद हमारा अगला कोड है, तो इसमें देखें ज़रा, तो ये इंट नम है और एंटर नंबर, और ये इसमें स्टोर हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक सेमी कॉलन जो है ना वो दरमियानी ब्रैकेट के साथ लगा हुआ है, मतलब ये इस कोड में एरर है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। तो यहाँ पर देखें ज़रा, तो ये मुझे ड्रैकी नज़र आ रहा है, ये देखें ज़रा, यहाँ पर जो है वो बड़ी ब्रैकेट लगी हुई है, तो और यहाँ पर कौन सी आती है? वो छोटी आती है। और अगर आप ये वैल्यू देखें तो यहाँ पर जो टाइप है हमारे पास वो फ्लॉट है, लेकिन उसने जो डाटा टाइप डिक्लेयर की है वो करैक्टर की कर दी है। तो फ्लॉट के साथ यहाँ पर एफ़ आना चाहिए था, तो ये भी इस कोड में एक गलती है। तो इसके बाद हमारी कुछ प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेज हैं। तो जिस तरह से वो कह रहा है कि द क्राइटेरिया फॉर कैलकुलेशन
ऑफ वेजेस इन अ कंपनी इज़ गिवन बिलो, कि एक कंपनी है और उनकी जो काम करने वाले मुलाजमीन हैं उनकी जो तनख्वाहें हैं वो किस तरह से कैलकुलेट होती हैं। तो वो कह रहा है कि जो बेसिक सैलरी होती है वो कुछ इस तरह से है कि पे रेट्स पर आवर, के हर एक घंटे का एक रेट है और उस एम्प्लॉय ने कितने घंटे काम किया है। मिसाल के तौर पर अगर एक एम्प्लॉय है हमारे पास और उसके जो पे रेट आवर्स है वो हमारे पास लेट्स से कि 1000 है और उसने मिसाल के तौर पर 4 घंटे काम किया है, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास 4000। ठीक है। इस तरह से ही अगली बात हो रही है कि उसी जगह पर जो है ना ओवर टाइम की भी सहूलत है कि ओवर टाइम सैलरी कैसे होती है कि ओवर टाइम पे आवर्स हैं और ये अमूमन जो है वो हमारे जो पे रेट पर आवर्स होते हैं या बेसिक सैलरी से जो है ना ये ज़्यादा होते हैं। तो हम कह देते हैं कि जी हमारे पास वो 1500 रुपये ओवर टाइम का जो है ना वो लेते हैं हमें। तो और उसने कितने घंटे काम किया है तो उस हिसाब से देखें तो ये हमारे पास 3000 बन रहा है। ठीक है। और आखिर में कह रहा है कि टोटल सैलरी कैसे होगी कि आपकी जो बेसिक सैलरी होगी मिसाल के तौर पर ये वाली और प्लस ओवर टाइम ये वाला, मतलब ये वाला। तो वो कह रहा है कि इन दोनों को आपने जमा करना है तो आपकी जो है ना वो टोटल सैलरी बन जाएगी। तो ये प्रोग्राम की लॉजिक थी और नीचे उसने लिखा है कि राइट अ प्रोग्राम दैट शुड टेक वर्किंग आवर्स ओवर टाइम्स, कि आपने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है कि जो आपसे वर्किंग आवर्स और ओवर टाइम को ले ऑफ एम्प्लॉय एज अ इनपुट। द प्रोग्राम शुड कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द टोटल सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। जो प्रोग्राम हो वो उसको टोटल सैलरी जो है ना वो डिस्प्ले करनी चाहिए। तो चलते हैं, हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं और इसको हम समझते हैं। तो ये देखें मेरे पास एक प्रोग्राम है जो मैंने लिखा हुआ है जिसमें मैंने कुछ इंटीजर लिए हुए हैं, जिसमें मैंने एक बेसिक सैलरी लिया हुआ है, ओवर टाइम लिया हुआ है, टोटल सैलरी ली है, वर्किंग आवर्स लिए हैं और ओवर टाइम्स आवर्स मैंने यहाँ पर कुछ इंटीजर लिए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं कह रहा हूँ कि प्लीज़ एंटर वर्किंग आवर्स ऑफ एम्प्लॉय, कि एम्प्लॉय ने कितने घंटे जो है ना वो काम किया है। तो वो जो है वो वर्किंग आवर्स के वेरिएबल में महफूज हो रहा है। इस तरह से मैं बाद में पूछ रहा हूँ, इस तरह से बाद में मैं जो आउटपुट करवा रहा हूँ कि उसने ओवर टाइम कितना काम किया है, तो वो ओवर टाइम आवर्स में जाकर महफूज हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने कहा है कि बेसिक सैलरी इज़ इक्वल टू वर्किंग आवर्स मल्टीप्लाई विथ 300। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि जो एक एम्प्लॉय होता है उसको हम जो है वो एक घंटे के 300 रुपये दे रहे हैं। और उसके बाद मैंने लिखा है यहाँ पर ओवर टाइम सैलरी, और ओवर टाइम आवर्स जो हमारे इनपुट होंगे वो मल्टीप्लाई होंगे 400 के साथ। ठीक है। मतलब इसकी जो सैलरी होगी, मतलब जो हमारा ओवर टाइम होगा वो 400 के साथ मल्टीप्लाई होगा। और आखिर में मैं कह रहा हूँ कि टोटल सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इज़ जितनी होगी, वो यहाँ पर मैंने RS लिखा हुआ है ताकि वो रुपीज़ नज़र आए। तो यहाँ पर मैंने लिखा है बेसिक सैलरी प्लस ओवर टाइम सैलरी। तो अब हम ज़रा इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। तो इस प्रोग्राम को अब मैं जो है वो रन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखें मैंने प्रोग्राम को रन किया है। तो यहाँ से पर मुझसे पूछ रहा है कि प्लीज़ एंटर वर्किंग आवर्स ऑफ एम्प्लॉय, कि एक जो एम्प्लॉय आपके पास काम कर रहा है उसने कितने घंटे काम किया है। तो मैं कह देता हूँ कि उसने 8 घंटे काम किया है। और फिर वो मुझसे पूछ रहा है कि उसने ओवर टाइम जो है वो कितने आवर्स काम किया है। तो मैं कह देता हूँ कि 3। और उसके बाद ये देखें कि वो मुझे बता रहा है कि टोटल सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ 3600 RS। तो ये देखें ये हमारा प्रोग्राम था और ये उसकी आउटपुट नज़र आपको आ रही है। तो इसके बाद जो है हम अपना नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। तो एक्सरसाइज 2 में हमसे पूछा जा रहा है कि राइट अ प्रोग्राम दैट टेक सेल्सियस टेम्परेचर एज अ इनपुट, कि ऐसा प्रोग्राम लिखें जो आपसे सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो एज अ इनपुट करे और फिर उसको कन्वर्ट कर दे फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में। तो यहाँ पर नीचे जो है वो फार्मूला उसने दिया हुआ है कि फ़ारेनहाइट जो है उसका फार्मूला क्या होता है, वो है कि 9/5 मल्टीप्लाई विद C प्लस 32। तो अब आप इस फार्मूले को गौर से देखें तो हमारे पास 9 जो है वो भी हमें पता है, डिवाइड का भी हमें पता है कि 5 से हो रहा है, लेकिन इस C का हमें पता नहीं है कि C की वैल्यू क्या है, कि ये हमारे पास एक वेरिएबल है। तो हम क्या करते हैं, हम यूज़र से कहते हैं कि आप हमें जो है ना वो एक सेल्सियस की जो वैल्यू है वो हमें दें। तो उसके बाद बाकी हमने ये फार्मूला जो है ना वो अप्लाई कर देना है। तो इसका कोड भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखें हमारे पास वो प्रोग्राम है। तो अब आप देखें यहाँ पर मैं कह रहा हूँ
कि फ्लॉट जो है हम वो सेल्सियस टेम्परेचर को ले रहे हैं, क्योंकि इसका जवाब मोस्टली जो है वो पॉइंट में ही आता है। तो यहाँ पर मैंने कहा हुआ है कि प्रिंट एफ प्लीज़ एंटर सेल्सियस टेम्परेचर, और जब वो यूज़र से कहेगा कि आप हमें कुछ सेल्सियस टेम्परेचर की वैल्यू दें, तो वो वैल्यू जो है वो हमारे इस वेरिएबल में आकर महफूज हो जाएगी। ठीक है। और उसके बाद देखें ये मैंने फार्मूला लगाया हुआ है, और उसके बाद देखें यहाँ पर वो फार्मूला लगा हुआ है जो हमने अभी उधर देखा है। ठीक है, 9/5 मल्टीप्लाई विद सेल्सियस टेम्परेचर प्लस 32। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो यहाँ पर हमें वो कह रहा है कि प्लीज़ एंटर सेल्सियस टेम्परेचर। तो यहाँ पर मैं कोई भी एक नंबर जो है ना वो डाल देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि ये फार्मूला एग्जीक्यूट होने के बाद जो है ना हमें वो कुछ इस तरह से आउटपुट दे रहा है। तो नेक्स्ट प्रोग्राम जो है हमारे पास वो ये है कि आपने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है, लेकिन वहाँ पर आपने सिंगल प्रिंट एफ की स्टेटमेंट को इस्तेमाल करना है। मतलब आपने प्रिंट एफ स्टेटमेंट को 2 दफ़ा इस्तेमाल नहीं करना, और उससे आपने ये आउटपुट लेनी है। तो इसका प्रोग्राम आप कैसे लिखेंगे? देखें यहाँ पर क्या हो सकता है कि यहाँ पर /t हो सकता है, टैब हो सकता है, यहाँ पर भी टैब है, यहाँ पर भी टैब है, और यहाँ पर भला क्या है, /n हुआ। तो ये एक नई लाइन बन गई एक ही प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, और यहाँ पर भी 1 टैब 2 टैब 3 टैब 4। तो इस तरह से इसका जो प्रोग्राम है वो बनेगा। तो मैं इसको आपका कोड भी दिखा देता हूँ। वो बिल्कुल ऐसे ही है कि स्टार लगा हुआ है, /t है, स्टार लगा हुआ है, /t है, एंड सो ऑन, जिस तरह से अभी हम बातें कर रहे थे। तो इसको ज़रा मैं कंपाइल करता हूँ और उसके बाद मैं इसको ज़रा रन करता हूँ। तो ये देखें, ये हमारे पास इसकी एक आउटपुट आ गई है। ये स्टार है, स्टार है, स्टार स्टार एंड 1 2 3 4। तो इस तरह से जो ये प्रोग्राम है ये काम यहाँ पर कर रहा है। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में कहा गया है कि राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द फॉलोइंग आउटपुट, कि इस तरह की आउटपुट जो है वो नज़र आनी चाहिए यूजिंग सिंगल प्रिंट एफ स्टेटमेंट। लेकिन प्रिंट एफ स्टेटमेंट जो है वो आपने सिंगल ही इस्तेमाल करनी है। मतलब क्या होगा कि प्रिंट एफ स्टेटमेंट आई एम है बॉय लिखने के बाद /n है, आई लिव इन पाकिस्तान /n है, आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी। तो यहाँ पर जो है ना वो /n आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी मैं कोड आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखें हमारे पास ये कोड है, ठीक है ना। आई एम बॉय के बाद /n है और पाकिस्तान के बाद भी /n लगा हुआ है। तो इसको भी हम ज़रा कंपाइल कर लेते हैं और उसके बाद इसको हम रन कर लेते हैं। तो इसके आप आउटपुट देख सकते हैं, जैसे हमारे बुक पर थी आउटपुट वैसे ही आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है। तो इसके बाद हम अपना नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रोग्राम को ज़रा देखें कि वहाँ पर क्या कह रहा है कि अ क्लॉथिंग ब्रांड ऑफर्स 15% डिस्काउंट ऑन ईच आइटम, कि कपड़े सेल करने वाला एक ब्रांड है और वो हर आइटम पर 15% डिस्काउंट दे रहा है। और डिस्काउंट का फार्मूला हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। अ लेडी बाइज 5 शर्ट्स फ्राम दिस ब्रांड, और एक और ख़तून है जिसने 5 शर्ट्स जो हैं वहाँ से ख़रीदी हैं। राइट अ प्रोग्राम, आपने ऐसा प्रोग्राम लिखना है दैट कैलकुलेट टोटल प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, कि डिस्काउंट होने के बाद जो बाकी टोटल पैसे बनते हैं वो आपने कैलकुलेट करने हैं। एंड अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अवेल्ड बाय द लेडी, और आपने ये भी बताना है कि और आपने ये भी बताना है कि उस लेडी को या उस खातून को कितनी डिस्काउंट मिली है। ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शर्ट्स आर, जो शर्ट्स की ओरिजिनल प्राइसेस हैं, और जो शर्ट की ओरिजिनल प्राइसेस हैं डिस्काउंट के बगैर वो कुछ इस तरह से हैं कि शर्ट 1 की कीमत जो है वो इतनी है, शर्ट 2 की इतनी है, इस तरह से शर्ट 3, शर्ट 4 और शर्ट 5 की जो है ना वो प्राइसेस लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर हमें वो एक हिंट दे रहा है कि यूज़ 5 वेरिएबल टू स्टोर द प्राइस ऑफ द शर्ट, कि आपने 5 वेरिएबल बनाने हैं ताकि आप वो शर्ट की प्राइस को महफूज कर सकें। तो इसका भी हम कोड ज़रा देख लेते हैं। तो ये हमारा कोड है, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ कि पहले ना मैं आपको ये कंपाइल और रन करके दिखाता हूँ, बाद में आपको ये समझाता हूँ ये कैसे हो रहा है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो पहले मैं ज़रा इसको कंपाइल करता हूँ और उसके बाद मैं इसको ज़रा रन करता हूँ। तो ये देखें, और ये देखें कि यहाँ पर फर्स्ट शर्ट की प्राइस जो है वो इतनी है और उसको डिस्काउंट इतना मिला है, और जो उसने कीमत अदा करनी है एक शर्ट की वो इतनी है। इस तरह से ये दूसरी शर्ट की प्राइस है, उसका ये डिस्काउंट है और उस शर्ट पे उसने कितने पैसे देने हैं। इस तरह से ये तीसरी शर्ट की टोटल प्राइस है, उसको डिस्काउंट उस शर्ट पे कितना मिला है 15% के हिसाब से, और उसने कितनी कीमत अब अदा करनी है। इस तरह से ये फोर्थ है और फिफ्थ है, और टोटल प्राइस हमारे पास जो है वो इतनी आ रही है और टोटल डिस्काउंट उसको इतना मिल रहा है।
और फाइनल प्राइस जो उसने डिस्काउंट के बाद देनी है वो इतनी बन रही है। तो अब इन सारों में से ना सिर्फ हमें एक लाइन को समझने की ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं। सिर्फ एक लाइन को जब आप ये समझ आएंगे तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। तो अब आप देखें यहाँ पर कि जो हमारे पास पहली शर्ट की प्राइस है, ठीक है ना, वो हमारे पास ये लगी हुई है, ठीक है। और उसके बाद स्लैश टी लगाया, थोड़ा सा मतलब ना ये आगे चला जाए ताकि ताकि वो फ़र्क वाज़ेह हो कि ये शर्ट की प्राइस है और ये डिस्काउंट प्राइस है, इसलिए ये मैंने यहाँ पर डबल टी लगा दिया है। और यहाँ पर मैंने वो इसको जो है वो जो इसका फ्रैक्शन नंबर में जो इसका आंसर आना था उसको मैंने 2 डेसिमल पॉइंट तक फिक्स कर दिया है। और यहाँ पर फिर मैंने स्लैश टी लगाई है और पेएबल प्राइस को मैंने आगे शिफ्ट कर दिया है। जिस तरह से आपको ये नज़र आ रहा है ना, ये फर्स्ट प्राइस है ये वाली, और ये देखें यहाँ पर गैप है तो ये स्लैश टी की वजह से, और डिस्काउंट ये देखें यहाँ पर है, और ये देखें 2 दर्जा इशारिया तक आपको आंसर मिल रहा है। और उसके बाद फिर ये स्लैश टी है, ये टैब वाला, और उसके बाद ये हमारे पास टोटल प्राइस जो है ना वो हमारे पास ये आ रही है, ठीक है। तो अब आप ज़रा देखें यहाँ पर मैंने लिखा है शर्ट 1, और शर्ट 1 का जो वेरिएबल है हमारे पास उसके अंदर शर्ट 1 की टोटल प्राइस है। ये देखें, ये शर्ट 1 का वेरिएबल यहाँ पर उसकी टोटल प्राइस लगी हुई है इसके हिसाब से। और उसके बाद मैंने क्या किया है कि शर्ट को मैंने जो शर्ट का हमारे पास प्राइस थी उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है 0.15 के साथ, यानी कि 15% का जो आंसर आएगा वो इतना ही आएगा। अब वो टोटल प्राइस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका आंसर डिस्काउंट में ये देखें ये नज़र आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद ज़रा देखें तो यहाँ पर मैंने जो थी वो फाइनल प्राइस देनी थी, मतलब जितने हमारे ये आंसर आ रहा था, ये वाला कोड और ये वाला कोड दोनों बराबर है, मतलब इसका जो हमें डिस्काउंट आ रहा था उसमें मैंने टोटल प्राइस जो थी वो उससे माइनस किया है, तो वो हमें यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारा काम हो रहा था, ये भी लाइन ऐसे काम कर रही है, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे और ये भी ऐसे ही काम कर रही है। तो उसके बाद ये मैंने प्रिंट एफ लगा के डबल एन लगाया हुआ है, स्लैश एन लगाया, तो ये देखिए यहाँ पर मुझे 2 लाइन जो है ना वो खाली जो है वो देखने को मिल रही हैं। और उसके बाद मैंने टोटल प्राइस काउंट करनी है, तो वो जितनी भी शर्ट्स थी उसकी मैंने यहाँ पर टोटल प्राइस काउंट कर ली है। और अब मैंने डिस्काउंट जो है वो सारे का मालूम करना है, तो जो डिस्काउंट वाला फार्मूला था वो मैंने यहाँ पर लगा के उन सारों को प्लस कर लिया है। अब मैंने फ़ाइनल प्राइस लेनी थी तो वही तरीकाकार यह है कि उसमें से मैंने जो थी ओरिजिनल प्राइस वो माइनस करके डिस्काउंट में से हर एक शर्ट को मैंने इस तरह से जो है ना वो जमा कर लिया है। ये सारा इस तरह से ही हुआ है। और उसके बाद ये लाइन लगी हुई है, तो यहाँ पर टोटल डिस्काउंट जो है वो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले जो है वो टोटल प्राइस है, तो टोटल प्राइस हमारी ये वाला वेरिएबल जो है वो यहाँ पे आ गया है, और टोटल डिस्काउंट का जो हमारे पास वेरिएबल था वो यहाँ पे आ गया है, और फाइनल प्राइस जो थी वो हमारे पास ये वाली आ गई है। तो असल में ये जो हमारा प्रोग्राम है ना, ये जो सही कारआमद है वो आप समझ लें कि सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ तक ही है, यहाँ तक है ये। बाकी ये सिर्फ मैंने फॉर्मेट करके आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की है कि इस तरह से प्रोग्राम भी बन जाता है। जिस तरह से मैं ये एरिया यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और प्रोग्राम को मैं दोबारा कंपाइल करता हूँ और इसको मैं फिर रन करता हूँ। तो अब आप देखें कि जिस तरह से हमें प्रोग्राम में कहा गया था कि आपने इस तरह से आउटपुट लेनी है, ये आपको अकॉर्डिंग टू सेट प्रोग्राम इन द बुक उस हिसाब से ये अब आपको नज़र आ रही है। तो इसके बाद हम अपना नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। तो इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 6 है, और एक्सरसाइज नंबर 6 में कहा गया है कि राइट अ प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम लिखें दैट स्वैप्स द वैल्यूज़ ऑफ 2 इंटीजर, कि दो इंटीजर की जो वैल्यूज़ हैं उनको आपस में तब्दील कर दे विदाउट हेल्पिंग ऑफ एनी थर्ड वेरिएबल, एक तीसरे वेरिएबल की मदद के बगैर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पहले भी एक स्वैपिंग का प्रोग्राम लिखा था, तो उसमें हमने एक थर्ड वेरिएबल टेम्प लिया था, लेकिन यहाँ पर हमें वो कह रहा है कि आपने स्वैपिंग करनी है लेकिन आपने तीसरा वेरिएबल नहीं लेना। ये थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन इंशाल्लाह हम इसको हल करते हैं। तो ये देखें हमारे पास ये प्रोग्राम है जिसमें जो है वो सबसे पहले जो है a=10 है और b=20 है। तो यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट डाल दी पहले कि स्वैपिंग होने से पहले जो थी a की वैल्यू क्या थी और b की वैल्यू क्या थी। अब आप ज़रा इस कोड को देखें, मैंने यहाँ पर लिखा है a=a+b, कि a के अंदर a+b की वैल्यू डाल दो, ठीक है। a जो है हमारे पास कितना है वो है 10 और b हमारे पास कितना है 20, तो ये दोनों मिल के a की वैल्यू क्या हो जाएंगी 30, ठीक है। और उसके बाद मैंने कहा है कि b=a-b,
कि बी के अंदर ए माइनस बी करके उसका रिज़ल्ट डाल दो। तो हम जानते हैं कि ए की वैल्यू तो हमारे पास 30 हो गई है और बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है अभी भी 20। तो इन दोनों को माइनस किया तो जवाब हमारे पास बी में कितना स्टोर हो गया 10। तो आखिर में देखें मैं कह रहा हूँ कि ए इज़ इक्वल टू ए माइनस बी, कि ए के अंदर जो है ना वो माइनस बी कर दो और ए के अंदर जो हमारे पास वैल्यू है वो कितनी है 30 है और बी के अंदर कितनी है वो है 10। अब ये जब दोनों वैल्यू जो है आपस में माइनस होंगी तो हमारे पास ए में आंसर कितना आ जाएगा 20। जी हाँ, तो अब देखें ये वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो गई हैं। तो इसको हम ज़रा कंपाइल करते हैं और इसके बाद हम इसको ज़रा रन करते हैं। तो ये देखें कि स्वैपिंग से पहले हमारे पास ए की वैल्यू कितनी थी 10 और बी की कितनी थी 20, और स्वैपिंग के बाद ए इज़ इक्वल टू 20 है और बी इज़ इक्वल टू 10 है। मतलब सिंपल सा ट्रिक था। सो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद हम अपना नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। तो हमारे पास जो एक्सरसाइज नंबर 7 है उसमें कहा गया है कि राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स 5 डिजिट्स नंबर एज इनपुट, कि आपने 5 नंबर जो है ना वो एज अ इनपुट लेने हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 5, 12, 14, 16, 18 इस तरह से 5 नंबर है, नहीं, ये एक तरतीब से नंबर है। मतलब जिस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 डिजिट हो गए, या जिस तरह से 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये 5 नंबर हो गए, यानी कि एक तरतीब की बात यहाँ पर कर रहा है। तो इस चीज़ को आपने जो है ना वो मिसकंसेप्ट नहीं करना। तो नेक्स्ट वो कह रहा है कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द सम ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर, कि जो इस तरतीब में आपने नंबर एंटर किए हैं उसका जो पहला नंबर है और जो आखिरी वाला नंबर है इन दोनों को आपने जमा करना है। तो ये हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना है। तो चलिए ज़रा हम इसको भी देख लेते हैं। तो ये हमारे पास एक प्रोग्राम बना हुआ है। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि एंटर अ नंबर विद लेंथ 5 डिजिट्स, यानी कि ऐसा नंबर आप एंटर करें जिसकी जो लेंथ है वो 5 डिजिट तक ही होनी चाहिए। यहाँ पर मैं 5 डिजिट इसलिए कह रहा हूँ कि इससे लेंथ ना छोटी होनी चाहिए ना ही बड़ी होनी चाहिए। तो वो जो नंबर होगा वो नंबर में आके स्टोर हो जाएगा। और मैं कह रहा हूँ द सम ऑफ फर्स्ट एंड फिफ्थ डिजिट इज़, कि जो पहला नंबर और आखिरी डिजिट का जो आंसर होगा वो ऐसे होगा। कैसे होगा कि देखें हमारे पास जो डिजिट होगा 1 से लेकर 5 तक, उसको जब हम 10,000 पे डिवाइड करेंगे ना और उसको एज हम इंटीजर लेंगे तो उसका जो पहला डिजिट होगा ना वो हमारे पास आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देखें मैंने लिखा हुआ है नंबर डिवाइडेड बाई 1000। अब जो हमारे पास 5 डिजिट वाला लेंथ वाला जो नंबर होगा ना, अगर हम उसको 10,000 पे डिवाइड करेंगे एज अ इंटीजर, ये देखें मैंने यहाँ पर इंटीजर लगाया हुआ है, तो जो उसका पहला डिजिट होगा वो यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा कि इसका पहला डिजिट कौन सा है। प्लस और मैंने कहा कि नंबर मॉडुलर 10। अब इसका मतलब क्या है कि हम जो है ना वो इसका रिमाइंडर कैलकुलेट कर रहे हैं 10 के साथ, तो इसका जो लास्ट डिजिट होगा इससे वो वाला कैलकुलेट होगा। तो उसके बाद क्या होगा कि ये हमारा पहला डिजिट, तो यहाँ पर हमारा पहला डिजिट कैलकुलेट होगा और यहाँ पर हमारा आखिरी डिजिट जो है वो कैलकुलेट होगा। तो फिर इन दोनों को जमा करके यहाँ पर हमें जो है उसका आंसर मिल जाएगा। तो हम ज़रा इस प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं और उसके बाद हम ज़रा इसको रन करते हैं। तो यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि प्लीज़ एंटर अ नंबर विद लेंथ 5। तो मैं यहाँ पर कोई भी नंबर डाल देता हूँ जिस तरह से 1, 2, 3, 4, 5। तो आप देखें हमारे पास पहला डिजिट कौन सा है 1 है और लास्ट कौन सा है 5 है। तो इन दोनों डिजिट्स का सम होके जवाब क्या आएगा 6। तो मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये देखें हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 6, यानी कि इसने पहले और आखिरी नंबर को प्लस कर दिया है। तो इस तरह से अगर मैं मिसाल के तौर पर इस प्रोग्राम को दोबारा रन करता हूँ और मैं टाइप कर देता हूँ 3, 4, 5, 6, 7, तो ये हमारे पास 5 नंबर हैं। अब क्या होगा कि 3 + 7 होगा। तो ये देखें उसका आंसर जो है हमारे पास 10 आ रहा है। ठीक है, तो इसके बाद हम अपना नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 8 में है कि राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स मंथली इनकम एंड मंथली एक्सपेंसेस ऑफ द यूज़र्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, फूड एक्सपेंसेस। प्रोग्राम शुड कैलकुलेट द फॉलोइंग। एक्सरसाइज नंबर 8 में हमसे कहा जा रहा है कि आपने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि आपसे पूछे कि आपकी मंथली इनकम क्या है और उसके बाद आपके मंथली एक्सपेंसेस क्या हैं, यानी कि महीने के कितने अखराजात है और महीने की आपकी कितनी जो है वो आमदनी है। और एक्सपेंसेस से हमसे पूछे कि जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है, गैस क्या है, गैस का बिल क्या है, फूड एक्सपेंसेस क्या है, वगैरह वगैरह। और जो प्रोग्राम है वो हमारी जो है कुछ इस तरह से कैलकुलेशन जो है ना वो करे कि टोटल मंथली एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, टोटल ईयरली एक्सपेंसेस कितने हो गए,
मंथली सेविंग कितनी होगी और ईयरली सेविंग कितनी होगी, एवरेज सेविंग पर मंथ क्या है और एवरेज एक्सपेंसेस पर मंथ क्या है। तो इसका भी मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो ये देखें मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है, और सबसे पहले जो इंटीजर मैंने मंथली इनकम, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, फूड एक्सपेंसेस, मंथली एक्सपेंसेस और मंथली सेविंग है, मैंने ये इंटीजर वेरिएबल यहाँ पर लिए हुए हैं। और सबसे पहले जिस तरह से प्रोग्राम में कहा गया था कि आपने पूछना है कि आपकी मंथली इनकम कितनी है, तो ये चीज़ प्रिंट होगी और जो भी मंथली इनकम होगी वो इस वेरिएबल मंथली इनकम में आकर महफूज हो जाएगी। इस तरह से फिर वो हमसे वो मंथली एक्सपेंसेस पूछेगा, लेकिन उसमें क्या क्या शामिल होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए, ठीक है, और वो जो है महफूज किस में हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल में। गैस बिल का जो हमें नंबर दिया जाएगा वो गैस बिल में महफूज हो जाएगा, और आपके जो फूड एक्सपेंसेस हैं वो आपके फूड एक्सपेंसेस वेरिएबल में महफूज हो जाएंगे। तो मंथली एक्सपेंसेस हमारे क्या क्या हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल को जमा करेंगे हम गैस बिल में और इनको जमा कर देंगे फूड एक्सपेंसेस में, मतलब इन चीज़ों को हम जमा करेंगे तो ये हमारे मंथली एक्सपेंसेस यहाँ पर आ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे जो मंथली एक्सपेंसेस होंगे वो हमारे ये वाले ही होंगे, जो यहाँ से टोटल होकर या इस वेरिएबल में आएंगे, वही टोटल जो है हम यहाँ पर उसको दिखा रहे हैं। अब हमने ईयरली जो है वो उसके एक्सपेंसेस देने हैं, तो डेफिनेटली हम उसको मल्टीप्लाई विद 12 कर देंगे। ये हमारे जो पर मंथ के हिसाब से जो चीज़ें आ रही हैं इसको हमने 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या कैलकुलेट करना है कि हमारी जो है वो मंथली सेविंग क्या है। तो मंथली सेविंग का फार्मूला बिल्कुल सिंपल सा है कि जितनी हमारी मंथली इनकम होगी उसमें से हम माइनस कर देंगे मंथली एक्सपेंसेस को, जितने हमारे एक मंथ के अखराजात हो रहे हैं और जितनी हमारी इनकम है या हमारी आमदनी है उनको आपस में माइनस कर देंगे, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी मंथली सेविंग क्या है। तो इस तरह से हम जो है वो लिख सकते हैं कि योर मंथली सेविंग इज़ कितनी होगी, वो हमने मंथली सेविंग के इस वेरिएबल में डाल दिया और ये कैलकुलेशन यहाँ पे हो रही है। और हमारी जो पर ईयर या साल के एतबार से कितनी होगी तो उसको हमने मल्टीप्लाई विद 12 कर दिया है। और इस तरह से जो हमारी जो एवरेज सेविंग है वो मैंने यहाँ पर लिख दी है, और जो हमारी एवरेज एक्सपेंसेस हैं पर मंथ के वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। मतलब ये वैल्यू जो है ना वो आलमोस्ट सेम ही होंगी, क्योंकि हमारे पास डाटा ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए हमारी कैलकुलेशन सिर्फ यहाँ तक ही महदूद रहेगी। तो इसको हम ज़रा कंपाइल कर लेते हैं और इसके बाद हम इसको ज़रा रन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें हमसे पूछ रहा है कि प्लीज़ एंटर योर मंथली इनकम, कि अपनी मंथली इनकम जो है वो बताएं। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि मेरी मंथली इनकम जो है वो 60,000 रुपये है, ठीक है। और यहाँ पर मुझसे पूछ रहा है कि प्लीज़ एंटर योर मंथली एक्सपेंसेस, और सबसे पहले मुझे बताएं कि योर इलेक्ट्रिसिटी बिल का आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो कितना आता है। मैं कह देता हूँ जी मेरा तकरीबन 8,000 रुपये के नज़दीक जो है ना वो बिल आ जाता है। और गैस का बिल कितना आता हूँ, मैं कहता हूँ कि जनाब वो 500 रुपये तक आ जाता है। और यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि फ़ूड एक्सपेंसेस कितने हैं, तो मैं कह देता हूँ कि मेरे जो फूड एक्सपेंसेस हैं लेट्स से कि वो 23,000 तक हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं एंटर करता हूँ। तो अब ये देखें कि हमारी जो टोटल मंथली एक्सपेंसेस हैं वो इतने बन रहे हैं, ईयरली एक्सपेंसेस को इसने मल्टीप्लाई 12 के साथ किया है, मंथली सेविंग जो है वो हमारी इतनी है और इसको मल्टीप्लाई किया गया है 12 के साथ, और ये हमारा डाटा वही वाला ही है। तो इस तरह से ये प्रोग्राम जो है हमारा वो काम करेगा, ठीक है। तो इसके बाद हम अपना नेक्स्ट प्रोग्राम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में हमसे कहा गया है कि राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ करैक्टर ए करैक्टर ले एंड नंबर ऑफ स्टेप एज अ इनपुट फ्रॉम द यूज़र, और एक और वेरिएबल भी ले जिसका नाम उसने स्टेप्स रखा हुआ है। प्रोग्राम शुड जंप नंबर ऑफ स्टेप्स फ्रॉम दैट करैक्टर, कि जो प्रोग्राम होगा वो एक जंप लगाएगा उतने स्टेप तक उस करैक्टर तक। इस चीज़ को समझने के लिए देखें यहाँ पर उन्होंने एक सिंपल सी हमें आउटपुट दिखाई हुई है कि मिसाल के तौर पर एंटर अ करैक्टर, आप कोई भी एक करैक्टर दाखिल करें तो उसने कह दिया कि जनाब वो ए है, और उसने कहा कि एंटर स्टेप्स, ये कितने स्टेप जंप करे, उसने कहा 2, और न्यू करैक्टर क्या बन गया हमारे पास सी। आप देखें ए जो था हमारा जो स्टार्टिंग करैक्टर था और जंप करना था उसने 2 स्टेप्स, तो ए बी और सी जो था वो हमारा दूसरा स्टेप बन गया है। मतलब अगर हम कहते हैं कि स्टेप 5 तक जाए तो ए के बाद 5 जो लेटर हैं वो आप काउंट करें, जो बन रहा है वो आपका न्यू करैक्टर बनेगा, ठीक है। तो इसका भी मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें हमारे पास एक प्रोग्राम है और इसमें सबसे पहले मैंने कहा है कार सी, कोई भी एक मैंने करैक्टर टाइप जो है ना वो सी ले लिया है, और मैंने एक वेरिएबल बनाया है इंटीजर जिसका नाम मैंने रख दिया स्टेप्स।
और यहाँ पर देखें, यहाँ पर कहा जा रहा है कि एंटर करेक्टर, आप कोई भी करेक्टर दाखिल करें। अब यहाँ पर मैं कोई भी करेक्टर दे सकता हूँ, A B C D, जो मर्जी चाहूँ। और उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि एंटर स्टेप्स, कि आप स्टेप्स बताएं कि कितने स्टेप तक जो है ना आप जंप करना चाहते हैं। तो वो जितना नंबर मैं इंटीजर का दूंगा वो स्टेप्स में आकर महफूज हो जाएगा। अब आप देखें यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैंने कहा है कि इंट x इज इक्वल टू c प्लस स्टेप्स। अब ये जो c है ना, ये वाला, ये तो हमने एज अ करेक्टर लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उसमें इंटीजर में। ठीक है, मतलब क्या होगा कि c का जो एक क्रॉसपॉन्डिंग नंबर होगा, जो भी करेक्टर का एक नंबर होगा, इसको हम बोलते हैं एस्काई कोड्स। ये हमने 9th क्लास में डिस्कस किए थे, शायद आपको याद हो, जिसमें कैपिटल A की जो एस्काई कोड था वो 65 था, इस तरह से B का 66, C का 67। वो आप वाला पेज दोबारा देखिएगा, फिर आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो जो C का एक करैक्टर बनता है, अगर मैं उसको इंटीजर में लूँगा तो वो वाला नंबर आ जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं अगर यहाँ पर A एंटर करता हूँ और इसको मैं इंटीजर के अंदर लेके आऊँगा, इस डाटा टाइप करैक्टर को इंटीजर के अंदर लेके आऊँगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 65। ठीक है, प्लस स्टेप्स। अब जितना नंबर मैंने यहाँ पर स्टेप में डाला है, मतलब 2 डाला है, 3 डाला है या 4 डाला है। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर 2 डाला है, 2 लिख दिया है, तब हमारे पास ये कितना था 65 प्लस 2, तो ये हमारे पास कितना हो गया 67। ठीक है, अब x के अंदर क्या महफूज हो जाएगा 67। लेकिन आप देखें यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं x को यहाँ पर तो 67 प्रिंट होना था, लेकिन मैंने इसकी जो डाटा टाइप जो थी वो मैंने चेंज करके करेक्टर कर दी है। ठीक है, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि इंट जो है वो x है, लेकिन यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ कि जो x है उसको एज आ करेक्टर डाटा टाइप जो है ना वो ट्रीट करें। ठीक है, तो आप देखें, अगर यहाँ पर हम d लगा देंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 67, और c लगा देंगे तो जवाब कितना आ जाएगा c। ठीक है, तो अब मैं ज़रा इसको कंपाइल करता हूँ और इसके बाद मैं ज़रा इसको रन करता हूँ। तो ये देखें, हमारे पास हमसे पूछ रहा है कि आपको करेक्टर बताएं। मैं कह देता हूँ लेट्स से A, एंटर। और फिर मुझसे पूछ रहा है कि इसके स्टेप्स कितने लेने हैं। मैं कह देता हूँ जनाब 2। तो आंसर देखें हमारे पास C आ रहा है। अब हम क्या करते हैं कि इस प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं और इनपुट को चेंज करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूँ कि जो हमारा जो फर्स्ट करेक्टर है वो हमारे पास B है। ठीक है, और स्टेप जो है हमने 7 लेने हैं। तो एंटर किया तो वो हमें बता रहा है कि आपका न्यू करेक्टर जो है ना वो I बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इस प्रोग्राम की समझ आ गई होगी। तो इसके बाद हम अपना नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रोग्राम हमसे ये कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम, कि आप प्रोग्राम लिखें दैट टेक्स रेडियस ऑफ द सर्कल एज ए इनपुट, कि आपने जो रेडियस का सर्कल है उसको आपने एज अ इनपुट लेना है। द प्रोग्राम शुड कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द एरिया ऑफ द सर्कल, जो प्रोग्राम है वो आपको एरिया ऑफ द सर्कल जो है ना वो डिस्प्ले करे। तो ये हमारे पास प्रोग्राम है जो अब हमारा लास्ट वाला है। तो इसमें देखें, मैंने रेडियस को एज अ फ्लॉट लिया हुआ है और यहाँ पर कहा है प्लीज़ एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल, जो रेडियस है सर्कल का वो बताएं। वो हमारे फ्लॉट वेरिएबल में जाकर महफूज हो जाएगा। और उसके बाद मैंने लिखा है कि /n की एक नई लाइन बने और नीचे लिखा जाए कि एरिया ऑफ सर्कल इज़, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको 2 दर्जा इशारिया तक फिक्स किया है। और हम जानते हैं कि रेडियस का जो फार्मूला होता है वो होता है πr²। तो पाई की वैल्यू मैंने यहाँ पर 3.14 लगा दी है, मल्टीप्लाई विद रेडियस, और मल्टीप्लाई विद रेडियस मतलब ये रेडियस का स्केयर ये जो है वो यहाँ पर कैलकुलेट किया जा रहा है। तो हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और इसके बाद इसको हम रन करते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि आप हमें जो है वो रेडियस का जो सर्कल है, जो सर्कल का जो रेडियस है वो बताएं। तो मैं यहाँ पर कह देता हूँ 6, और उसके बाद मैंने एंटर किया तो वो बता रहा है कि आपका जवाब जो है वो 113.04 जो है ना वो आएगा। तो इसके बाद हमारे पास और कुछ नहीं है। तो ये एक्सरसाइज जो है हमारी यहाँ पर सॉल्व हो चुकी हैं। और ये जो प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज नंबर 1 से लेकर एक्सरसाइज नंबर 10 तक, ये मैंने एक वेबसाइट है, ये देखें। तो यहाँ पर देखें, मैंने इस जो हमारी जो एक्सरसाइज है इसका जो कोड सोल्यूशन है वो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है स्टेप बाय स्टेप। हमारी जो 10 एग्जाम्पल थी वो सभी का जो कोड है वो यहाँ पर दिया गया है।
तो इसका लिंक जो है मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप बेशक वहाँ से कोड कॉपी पेस्ट करके अपना कोड जो है वो टेस्ट कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिए, चैनल का भी ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।